हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपके लिए इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इस भर्ती परीक्षा में। और आपको सिर्फ आपको जो आपके मार्क्स होंगे आपकी मार्कशीट में, तो आपको सिर्फ उसी के आधार पर आपको जॉब मिल जाएगी। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति की वैकेंसी है। ये ओरिजिनल वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। आपने बहुत सारी जानकारी सुन रखी होगी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती हैं वो फेक होती हैं सिर्फ और पैसा लूटती हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा के आधार पर वैकेंसी की जाती है। तो ये संविदा के आधार पर है। सारी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एज कितनी रहने वाली है, पोस्ट कितनी रहेगी और आपकी जो योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने साल की वैकेंसी है और कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके कांटेक्ट में हो, दोस्त हो, भाई बहन हो, परिवार में हो, तो आप उन तक के वीडियो जरूर से जरूर पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति भर्ती नियम पुस्तिका है। मतलब ये रूल बुक है और ये ओरिजिनल रूल बुक है। ऐसा कोई नहीं है कि ये फेक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति के द्वारा है। चलिए मैं आपको आगे दिखाई देता हूँ। यहाँ पर कार्यालय मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति का ये 2 मार्च 2026 का ये लेटर आया था। ये ऑफिशियल है, कोई फेक नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आईटी कैडर के अंतर्गत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। और ये प्रथमतः 1 वर्ष का होगा, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक के द्वारा 6 अक्टूबर 2017 के अनुसार नवीनीकृत किया जा रहा है। मतलब कि आप ध्यान रखिएगा कि ये मुख्यतः 1 साल के लिए होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि जैसे आप एक बार लग गए, तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप उनका काम अच्छे से हो रहा है, तो आगे भी उसको बढ़ाते जाएंगे। मतलब कि अगर आप अपने काम अच्छा करेंगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप उसी में रह जाएंगे, आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें सैलरी भी बढ़ती है। जो शुरू में मिलती है वही नहीं रहती, फिक्स नहीं रहती, इसमें सैलरी भी बढ़ती है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि यह किस पद नाम का है, कितने पद हैं और कितनी मानदेय मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी और योग्यता क्या चाहिए, आयु सीमा क्या है। ये किस पोस्ट के लिए है, तो ये संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। आप जानते हैं कि जैसे कोई फॉर्म भरना हो गया या फिर कोई भी आपको डाटा दी गई, कोई मतलब कि डॉक्यूमेंट दे दिया गया है, उसको आपको फिल करना है। तो आप जैसे कुछ अगर आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत काम जानते होंगे तो आपको आइडिया होगा। इसमें पोस्ट कितनी है, तो 770 पोस्ट है। ध्यान रखिएगा 770, मैं आपको वही बता रहा था, लगभग 800 के समथिंग। तो यहाँ पर 770 टोटल पोस्ट है। यहाँ पर मानसिक मानदेय कितना मिलेगा, मतलब कि सैलरी कितनी मिलेगी, 5,200 से 20,200 तक। ठीक, यहाँ पर 1900 क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही मान के चलिए कि 5,200 से 20,200। तो ये कितना मिलेगा, तो ये आपके कार्य अनुभव के आधार पर और मतलब कि बढ़ता जाएगा। तो 20,220 तक 20,200 तक आपका जाएगा। मतलब कि सामान्यतः जो शुरुआती रहेगा तो 5,200 ही रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या रहेगा, तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए जो आपके पास होगी। जो मुख्य बात है, इसमें सीपीसीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास सीपीसीटी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप पूछेंगे कि अगर मैंने डीएड किया हुआ है या फिर मैंने कोई दूसरा कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है तो क्या इसमें वैलिड है, तो नहीं, आप नहीं भर पाएंगे। मैं खुद इसको फॉर्म भर के चेक किया हूँ, तो इसमें सीपीसीटी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं देता है। और अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास सीपीसीटी नहीं है, मैं कोई दूसरा डॉक्यूमेंट के ला के फॉर्म भर दूँ, तो आप उसमें भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्लीकेशन नंबर मांगता है सीपीसीटी का, उसी के आधार पर फॉर्म आगे बढ़ता है। तो आप बिना सीपीसीटी के फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक, आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो 18 से 40 साल तक। बाकी 5 साल का अदर कैटेगरी के लिए आपके वैलिड रहेगा, आरक्षण रहेगा, तो अधिकतम के लिए आपको मिलेगा आयु छूट।
और आपकी जो आयु की गणना किससे की जाएगी, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट से की जाएगी। मान लीजिए कि अगर आपका आपका आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट में या फिर किसी अदर डॉक्यूमेंट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी 10वीं की मार्कशीट की मान्य होगी। ठीक, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए ही है, मतलब कि आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसमें आरक्षण बाद पदों का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि अनरिजर्व के लिए 209 है, एससी के लिए 123 है, ओबीसी के लिए 208 है। तो ये है। और यहाँ पर जो मुख्य भाग 87%, प्रावधिक भाग 13% का पद विभाजन इस प्रकार से किया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो आप MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से mponline.government.in के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसका वीडियो भी बना करके दे दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। बाकी आप इस वेबसाइट से भर पाएंगे, ठीक है। आप मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से आप कैसे भी भर सकते हैं। आप इस वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा, MP ऑनलाइन। ठीक, आपका आवेदन प्रारंभ हो चुका है। 5 मार्च 2026 से फॉर्म भरा रहा है। आज 9 मार्च है, तो आपका फॉर्म भरा रहा है, आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया था, 3 अप्रैल 2026 तक। त्रुटि सुधार आप करना चाहें तो कर सकते हैं 12 मार्च से आपका 4 अप्रैल तक। ठीक, ऑफलाइन एवं अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब कि आपको आवेदन कंप्लीट करना है, फीस पेड करना है। एक बात और बता दूं कि इसमें आपका जो रूल बुक दी गई है, इसमें फीस का नहीं लिखा गया है कितना फीस लग रहा है, लेकिन मैं फॉर्म भर रहा था तो उसमें लगभग 400 रुपये फीस लग रहे थे, 397 या फिर ऐसे ही कुछ। तो आप ध्यान रखिएगा, इतनी फीस लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से फॉर्म भरिएगा। बाकी मैं यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आवेदन करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो आपका 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, CPCT का उत्तीर्ण स्कोर कार्ड। ध्यान रखिएगा कि किस कैसा होना चाहिए। आप CPCT में 3 भाग होते हैं। पहला है कि आपका नंबर वाला सेक्शन होता है, जिसमें कि 75 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कि कम से कम 38 नंबर होना चाहिए। और इंग्लिश में आप क्वालिफाई नहीं हैं। इंग्लिश की आप जानते हैं 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वालिफाई नहीं है, 30 है, 15 है, 20 है, कुछ भी है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो मेन बात है वो हिंदी क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब कि हिंदी में 20 वर्ड प्रति मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मेन बात क्या है कि आपका जो 38 नंबर उसमें होना चाहिए जो रिटन टेस्ट होता है, और 20 वर्ड पर मिनट हिंदी क्वालिफाई होनी चाहिए। इंग्लिश क्वालिफाई नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी हिंदी हिंदी क्वालिफाई नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक, और अगर आपके पास कैटेगरी वाले हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जैसे कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो लगेगा। ठीक, आपकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आपकी जो मार्कशीट मिली होगी आप CPCT की, तो जो आपका रिटन टेस्ट हुआ था 75 नंबर का, तो उसमें आपका जितने ज़्यादा स्कोर होगा तो उसी की बेसिस पर आपका आपका सिलेक्शन होगा। मान लीजिए कि किसी 2 कैंडिडेट का स्कोर बराबर हो जाता है, तो आपका वो है उसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट के आधार पर आपका लिया जाएगा। अगर सबसे पहले तो आपका जो रिटन टेस्ट हुआ था 75 नंबर का, उसमें कितने नंबर आए हैं उसके आधार पर, उसके बाद आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड पर मान लीजिए कि उसमें भी आपका बराबर आ जाता है तो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड पर लिया जाएगा। मान लीजिए कि उसमें भी बराबर आ जाता है तो आपकी फिर जिसकी आयु अधिक होगी तो उसके आधार पर लिया जाएगा। ठीक, मैंने आपको सही जानकारी इसमें दे दी है। ठीक, और मान लीजिए कि जितना 770 पोस्ट भरने के बाद कुछ प्रतीक्षा सूची, मतलब वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो अगर आपका किसी का कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है तो आपको मौका मिल सकता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।